अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज नई हीरोइन की शूटिंग का पहला दिन था। मेकअप रूम में नई हीरोइन सुर्ख मखमल के गद्दे वाले खूबसूरत स्टूल पर बैठी थी। मेकअप मैन उसके चेहरे का मेकअप कर रहा था। एक असिस्टेंट उसके दाएं बाजू का मेकअप कर रहा था, दूसरा उसके बाएं बाजू का। तीसरा असिस्टेंट नई हीरोइन के पाँव की आराइश में मसरूफ़ था। एक खातून हेयर ड्रेसर नई हीरोइन के बालों को हौले हौले खोलने में मसरूफ़ थी। सामने सिंगार मेज़ पर पेरिस, लंदन और हॉलीवुड का सामान आराइश बिखरा हुआ था। एक वक्त वो था जब इस हीरोइन को एक मामूली जापानी लिपस्टिक के लिए भी हफ्तों अपने शोहर से लड़ना पड़ता था, और इस वक्त भी उसका वही शोहर मदन इसी मेकअप रूम के एक कोने में बैठा हुआ खामोशी से ये सोच सोच के मुस्कुरा रहा था कि कैसी मुश्किल ज़िंदगी थी उन दिनों की। आज से 3 साल पहले मदन दिल्ली में क्लर्क था, 3rd डिवीज़न क्लर्क। 160 रुपये तनख्वाह पाता। नादारी और गुर्बत की ज़िंदगी थी। कोट का कॉलर फटा हुआ है तो कभी कमीज़ की आस्तीन तो कभी ब्लाउज़ की पुश्त। आगे पीछे जिधर से वो दिल्ली की ज़िंदगी को देखता था उसे वो ज़िंदगी खट्टी फटी बहुत सीधा और तार तार नज़र आती। ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई आसमान नहीं होता, कोई फूल नहीं होता, कोई मुस्कुराहट नहीं होती। एक नीम फाका ज़दा झल्लाई खसियानी ज़िंदगी जो एक पुरानी बदबूदार तरपाल की तरह दिनों महीनों और सालों घोंटों से बंधी हुई हर वक्त एहसास पर छाई रहती है। मदन उस ज़िंदगी के हर खोंटे को तोड़ देना चाहता था और किसी मौके की तलाश में था। ये मौका उसे मलिक गिरधारी लाल ने दे दिया। मलिक गिरधारी लाल उसके दफ्तर का सुपरिटेंडेंट था। उन्हीं दिनों में दफ्तर में एक असिस्टेंट की नई असामी मंजूर हुई थी जिसके लिए मदन ने भी दरख्वास्त दी थी। मदन सीनियर भी था, लायक भी, तो मलिक गिरधारी लाल का चहेता भी। मलिक गिरधारी लाल ने जब उसकी अर्जी पढ़ी तो उसे अपने पास बुलाया और कहा, मदन तुम्हारी अर्जी में कई नक्स हैं तो आप ही कोई गुर बताइए। मलिक गिरधारी लाल ने कदरे तवक्कुफ के बाद मदन की अर्जी उसे वापस करते हुए कहा, आज रात को मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा। मदन बेहद खुश हुआ। घर जाकर उसने अपनी बीवी प्रेमलता से ख़ास तौर पर अच्छा खाना तैयार करने की फरमाइश की। प्रेमलता ने भी बड़ी मेहनत से रोगने जोश, पनीर मटन, आलू गोभी और गुच्छियों वाला पुलाव तैयार किया। सरे शाम ही मलिक गिरधारी लाल मदन के घर आ गया और साथ ही विस्की की एक बोतल भी लेता आया। प्रेमलता ने जल्दी से पापड़ तले, बेसन और प्याज के पकोड़े तैयार किए और प्लेटों में सजा कर बीच बीच में खुद आकर उन्हें पेश करती रही। चौथे पैग पर वो पालक के साग वाली फुल्कियाँ प्लेट में सजा कर लाई तो मलिक गिरधारी लाल ने बेख्तियार होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, प्रेमलता तू भी बैठ जा और आज हमारे साथ विस्की की चुस्की लगा ले। तेरा पति मेरा असिस्टेंट होने जा रहा है। प्रेमलता सर से पाँव तक कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए क्योंकि आज तक उसके खामन के सिवा किसी ने उसे इस तरह हाथ ना लगाया था। फुल्कियों की प्लेट उसके हाथ से गिरकर टूट गई और मदन ने गरज कर कहा, मलिक गिरधारी लाल, मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत तुझे कैसे हुई? मदन का चांस मारा गया। उसकी बजाय सरदार अवतार सिंह असिस्टेंट बन गया। फिर चंद दिनों बाद किसी मामूली गलती की बिना पर वो अपनी नौकरी से अलग कर दिया गया और मदन ने कई माह दिल्ली के दफ्तरों में टक्करें मारने के बाद बम्बई आने की ठानी क्योंकि उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। मदन के दोस्तों का ख्याल था कि प्रेमलता इतनी ही हसीन है जितनी नसीम पुकार में थी, वहीदा रहमान प्यासा में थी, मधुबाला मुग़ल आज़म में थी। इसलिए मदन को चाहिए कि प्रेमलता को बम्बई ले जाए। दिल्ली में खूबसूरत बीवी वाले मर्द की तरक्की के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मदन अगर असिस्टेंट बन भी जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये मज़ीद कमाने लगता। 160 की बजाय 250 रुपये यानी 90 रुपये के लिए अपनी इज्जत गंवा देता। ये तो सरासर हमाकत है।
اسی لیے مدن کو سیدھے بمبئی جانا چاہیے۔ مگر جب مدن نے پریم لتا سے اس کا ذکر کیا تو وہ کسی طرح راضی نہ ہوئی۔ وہ ایک گھریلو لڑکی تھی، اسے کھانا پکانا، سینا پرونا، کپڑے دھونا، جھاڑو دینا اور اپنے شوہر کے لیے سویٹر بننا بہت پسند تھا۔ وہ 14 روپے کی ساڑی اور 2 روپے کے بلاؤز میں بے حد حسین، خوش اور مگن تھی۔ نہیں، وہ کبھی بمبئی نہیں جائے گی۔ وہ کسی اسکول میں کام کر لے گی مگر بمبئی نہیں جائے گی۔ پہلے 2-3 دن تو مدن اسے سمجھاتا رہا۔ جب وہ کسی طرح نہ مانی تو وہ اسے پیٹنے لگا۔ 2 دن 4 چوٹ کی مار کھا کر پریم لتا سیدھی ہو گئی اور بمبئی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب پریم لتا اور مدن بوری بندر کے اسٹیشن پر اترے تو ان کے پاس صرف ایک بستر تھا، 2 سوٹ کیس تھے، چند 100 روپے تھے اور پریم لتا کے جہیز کا زیور تھا۔ چند دن وہ لوگ کالبا دیوی کے ایک دھرم شالے میں رہے اور مکان ڈھونڈتے رہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ جتنے کا زیور پریم لتا کے پاس ہے اور جتنے روپے مدن کے پاس ہیں وہ کل ملا کر بھی اتنے نہیں ہو سکتے کہ بمبئی میں پگڑی دے کر ایک مکان لیا جائے، تو وہ لوگ دھرم شالے سے گورے گاؤں کی ایک جھونپڑی میں منتقل ہو گئے، جہاں سب سے پہلے مدن کی لڑائی جھونپڑی میں رہنے والے ایک گنڈے سے ہوئی جو شراب پی کر پریم لتا کی عزت پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑائی کے ایک زخم کا نشان آج بھی مدن کی کلائی پر موجود تھا، مگر مدن بڑی بہادری اور جیداری سے لڑ کر جھونپڑیوں میں باعزت طریقے سے رہنے کا حق منوا چکا تھا، کیونکہ جھونپڑیوں میں رہنے والے بنیادی طور پر غریب آدمی تھے اور ایک دوسرے کے حق کو سمجھتے تھے۔ جھونپڑی میں رہ کر مدن پریم لتا کو ساتھ لیے ایک اسٹوڈیو سے دوسرے اسٹوڈیو کے چکر لگاتا رہا، حتیٰ کہ فاقے شروع ہو گئے۔ پہلے نقدی ختم ہوئی، پھر پریم لتا کے زیور بکے، پھر قیمتی ساڑیاں، پھر کم قیمتی ساڑیاں۔ آخر میں مدن کے پاس صرف ایک قمیض رہ گئی جو اس کے بدن پر تھی، اور پریم لتا کے پاس صرف ایک ساڑی اور ایک بلاؤز، اور وہ بھی پشت سے پھٹ گیا تھا۔ اور تبھی جب مدن پریم لتا کے پاس ڈریسنگ روم میں بیٹھا گزرے دنوں کو یاد کر رہا تھا، ایک آواز پر چونک گیا، ماضی سے ایک دم حال میں آ گیا۔ آپ کا ڈریس آیا ہے۔ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اندر آ گیا اور با آواز بلند بولا، اور مدن خواب خرگوش سے جاگا اور اس نے دیکھا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ہمراہ ایک درزی ہیروئن کا نیا ڈریس لے کر چلا آ رہا ہے۔ جامنی رنگ کا اطلسی غرارہ، زردوزی کا کام، بنارسی کرتا، بلو فشاں کا دوپٹہ سنہرے گوٹے کی لہریوں سے جھل مل کرتا ہوا ڈریس کے اندر آتے ہی محسوس ہوا گویا میک اپ روم میں ایک فانوس روشن ہو گیا ہے۔ ہیروئن میک اپ ختم کر کے ڈریسنگ روم میں لباس بدلنے کے لیے چلی گئی۔ لیڈی ہیئر ڈریسر اور خادمائیں اس کے جلب میں تھیں۔ اسے یوں جاتے دیکھ کر مدن کے ہونٹوں پر فتح یابی کی ایک کامران مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس دن کے لیے اس نے بہت جدوجہد کی تھی، اس دن کے لیے ہی وہ جیا تھا، اس دن کے لیے اس نے کئی فاقے کیے تھے۔ چنے کھا کر، میلی پتلون اور میلی قمیض پہن کر، تپتی دوپہروں یا موسلادھار برسات سے بھیگی ہوئی شاموں میں وہ پروڈیوسروں کے دفتروں کے چکر لگاتا رہا تھا۔ آج اس کی کامیابی کا پہلا دن تھا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی اسے چمن بھائی نے سمجھائی تھی۔ چمن بھائی فلم پروڈیوسروں کو کرائے پر ڈریس سپلائی کرتا تھا اور اکثر اوقات مختلف پروڈیوسروں کے دفتروں یا مختلف اسٹوڈیوز میں اسے مل جاتا تھا۔ ایک دن جب مدن پھٹے حالوں میں اس طرح گھوم رہا تھا، چمن بھائی نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کہیں کام بنا؟ نہیں، تم نرے گدھے ہو۔ اب مدن نے گالی سن کر بھی خاموش رہنا سیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ خاموش رہا۔ دیر تک چمن بھائی بڑے غصے میں اس کی طرف دیکھ کر گھورتا رہا، پھر بولا، آج شام کو میں تمہارے گھر آؤں گا اور تمہیں کچھ گر کی باتیں بتاؤں گا۔ پریم لتا نے اپنی ساڑی کے پھٹے ہوئے آنچل سے اپنی جوانی کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کی، پھر اس نے بیزار ہو کر منہ پھیر لیا۔ جہاں جاؤ کوئی نہ کوئی ملک گردھاری لال مل ہی جاتا ہے۔ مگر اس شام چمن بھائی نے ان کے جھونپڑے میں کاجو پیتے ہوئے کوئی غلط بات نہیں کی، البتہ
5वें पैक के बाद चिल्लाकर बोला, जब तक प्रेमलता तुम्हारी बीवी रहेगी ये कभी हीरोइन नहीं बन सकती। क्या बकते हो? मदन गुस्से से चिल्लाकर बोला। ठीक बकता हूँ, चमन भाई हाथ चलाकर जोरदार लहजे में बोला। साला बिलकट, किसको तुम्हारी बीवी को देखने की चाहत है? सब लोग, मिल मजदूर से लेकर मिल मालिक तक, फिल्म की हीरोइन को कंवारी देखना चाहते हैं। कंवारी? एकदम वर्जन। मगर मेरी बीवी कैसे हो सकती है? ये तो शादीशुदा है। तो क्या, इसकी शादी वाली बात मत बोलो, कंवारी बोलो, अपनी बीवी मत कहो। बोलो, ये लड़की मेरी बहन है। मेरी बहन? मदन ने हैरत से पूछा। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन। अरे बाबा, कौन तुम्हारी झोंपड़ी में देखने को आता है कि तुम्हारी बहन है कि बीवी? चमन भाई तो ये गुड़ बताकर चला गया, मगर प्रेमलता नहीं मानी। मदन के बार बार समझाने पर भी नहीं मानी। मैं अपने शोहर को अपना सगा भाई बताऊंगी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। इससे पहले मैं मर जाऊंगी। तुम जुबान गद्दी से बाहर खींचोगे जब भी मैं अपने पति को अपना भाई नहीं कहूँगी। आखिर मदन को उसे पीटना पड़ा। 2 दिन प्रेमलता ने 4 चोट की मार खाई तो सीधी हो गई और फिर फिल्म प्रोड्यूसरों के दफ्तर में जाकर अपने शोहर को अपना भाई बताने लगी। चमन भाई ने मदन को अपने एक दोस्त प्रोड्यूसर छगन भाई से मिलवा दिया। छगन भाई ने प्रेमलता के फ़ोटो एक कमर्शियल स्टूडियो से निकलवाए। अपने डायरेक्टर मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग को बुलवाकर प्रेमलता से उसका तारुफ करवाया। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग ने बड़ी गहरी निगाहों से प्रेमलता को देखा, उससे बातचीत की और फिर स्क्रीन टेस्ट के लिए हाँ कर दी। स्क्रीन टेस्ट के लिए फिल्म का एक सीन प्रेमलता को याद करने के लिए दिया गया और 3 दिन बाद स्क्रीन टेस्ट रखा गया। तीनों दिन हर रोज़ शाम के वक्त चमन भाई झोंपड़े में मदन और प्रेमलता से मिलने के लिए आता रहा और काजू पीता रहा और उन दोनों का हौसला बढ़ाता रहा। आज स्क्रीन टेस्ट है, मेरी मानो तो तुम आज प्रेमलता के साथ ना जाओ। क्यों ना जाऊं? इसलिए कि अगर तुम साथ गए तो प्रेमलता फ्री एक्टिंग नहीं कर सकेगी, तुम्हें देखकर शर्मा जाएगी, और अगर प्रेमलता घबरा गई तो ये स्क्रीन टेस्ट फेल हो जाएगी। कैसे फेल हो जाएगी? मदन शराब के नशे में झल्ला कर बोला। मेरी बीवी नसीम सुचित्रा सेन मधुबाला से भी खूबसूरत है। मेरी बीवी एलिज़ाबेथ टेलर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी बीवी नरगिस से बेहतर अदाकारा है। मेरी बीवी किसी स्क्रीन टेस्ट में फेल नहीं हो सकती। मेरी बीवी। अबे साले, बीवी नहीं बहन बोल, बहन। चमन भाई ने हाथ चलाते हुए ज़ोर से कहा। अच्छा बहन ही सही, मदन शराब का जाम खाली करते हुए बोला। जैसा तुम बोलोगे चमन भाई, वैसा ही मैं करूँगा। आज तक कोई बात टाली है जो अब टालूँगा? ले जाओ मेरे भाई, अपनी बहन को तुम ही आज स्क्रीन टेस्ट के लिए ले जाओ, मगर हिफाजत से लेकर आना। खातरी रखो, अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी में लेकर आऊँगा। बहुत रात गए प्रेमलता स्क्रीन टेस्ट से प्रोड्यूसर की गाड़ी में लौटी। उसने वही साड़ी पहन रखी थी जो स्क्रीन टेस्ट के लिए इस्तेमाल की गई थी और उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। मदन गुस्से से पागल हो गया। तुमने शराब पी है? हाँ, सीन में ऐसा ही करना था, मगर पहले सीन में जो तुम्हें दिया गया उसमें तो ऐसा नहीं था। हाँ, मगर बाद में मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग ने सीन बदल दिया था। तो तुमने शराब पी? सिर्फ शराब पी ना? मदन ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ, सिर्फ शराब पी, और तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, प्रेमलता बोली। अलबत्ता सीन की रिहर्सल अलग से कराते हुए मिर्ज़ा बेग ने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। कमर में हाथ डाल दिया? क्यों? मदन ने एकदम भड़क कर कहा। सीन का एक्शन समझाने की खातिर, प्रेमलता बोली। मदन का गुस्सा ठंडा हो गया, आहिस्ता से बोला। सिर्फ कमर में हाथ डाला, इज्जत पर तो नहीं डाला? नहीं, प्रेमलता ने नज़रें चुरा कर कहा। साफ साफ बताओ, कुछ और तो नहीं हुआ? हाँ, हुआ था, प्रेमलता झिझकते झिझकते बोली। क्या हुआ था? मदन फिर भड़कने लगा। स्क्रीन टेस्ट के दौरान में जो मेरे सामने हीरो काम कर रहा था ना, उसने मुझे ज़ोर से अपनी बाहों में भींच लिया। ऐसा उस बदमाश ने क्यों किया? मदन गरज कर बोला।
ऐसा ही सीन था, प्रेमलता बोली। अच्छा, सीन ही ऐसा था, मदन अपने आप को समझाते हुए बोला। सीन ही ऐसा था तो कोई मुज़ाहिका तो न था, मगर ठीक ठीक बताओ, सिर्फ बाहों में लेकर भेजा था? हाँ, सिर्फ बाहों में लेकर भेजा था, प्रेमलता ग्लूगीर लहजे में बोली। फिर यकायक बिस्तर पर गिरकर तकिए में सर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। शॉट तैयार है, ये प्रोड्यूसर छगन भाई की आवाज़ है। मदन उस आवाज़ को सुनकर एकदम माजी से हाल में आया और बेख्तियार कुर्सी से उठ गया। छगन भाई मदन को देखकर मुस्कुराया। हाथ बढ़ाकर उसने मदन से मुसाफा किया, बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा, सरोज बाला कहाँ है? छगन भाई ने अपनी नई हीरोइन का नाम प्रेमलता से बदलकर सरोज बाला रख दिया था, पेशतर इसके कि मदन कोई जवाब दे। नई हीरोइन खुद ड्रेसिंग रूम से निकलकर खुरामा खुरामा मेकअप में चली आई और नए लिबास, नए हेयर स्टाइल और मुकम्मल मेकअप के साथ हर कदम पर एक नया फितना बेदार करते हुए आई। चंद लम्हों तक तो मदन बिल्कुल मबहूत खड़ा उसे देखता रहा, गोया उसे यकीन न हो कि ये औरत उसकी बीवी प्रेमलता है। छगन भाई भी एक लम्हे के लिए भौंचे का रह गया और उस एक लम्हे में उसे मुकम्मल इत्मीनान हो गया कि उसने जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था। दूसरे लम्हे में छगन भाई ने थिएट्रिकल अंदाज में अपने सीने पर हाथ रखा और बुलंद आवाज़ में कहने लगा, शॉट तैयार है सरकारे वाली, सीट पर तशरीफ़ ले चलिए। नई हीरोइन खिलखिलाकर हंस पड़ी और मदन को ऐसा लगा जैसे किसी शाही हॉल में लटके हुए इस्तंबोली फानूस की बहुत सी ब्लोरी गलमें एक साथ बज उठी। नई हीरोइन गोया मुस्कुराहट के मोती बिखेरती हुई छगन भाई के साथ सीट पर चली। मदन भी पीछे पीछे चला और छगन भाई को अपनी बीवी के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देखकर मदन को वो दिन याद आया जब छगन भाई ने स्क्रीन टेस्ट के चंद दिन बाद मदन को अपने दफ्तर बुला भेजा था। छगन भाई मदन की कमर में हाथ डालकर खुद उसे अंदर कमरे में ले गया था जो एयर कंडीशन था और छगन भाई का अपना ज़ाती प्राइवेट कमरा था जिसमें बिजनेस के तमाम अहम अमूर तय पाते थे। जब मदन उस कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा उससे पहले उस कमरे में मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग और चमन भाई बैठे हुए हैं। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, चमन भाई ने हंसकर कहा। आज हम लोग एक सोने की कान खरीदने जा रहे हैं। सोने की कान? मदन ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, और तुम्हारा भी उसमें हिस्सा है, 1/4, और बाकी 3 तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे सामने इस कमरे में बैठे हैं। मैं यानी छगन भाई, ये मेरा दोस्त चमन भाई, ये मेरा डायरेक्टर मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग, हम चारों आज से उस सोने की कान के पार्टनर्स होंगे। और ये सोने की कान है कहाँ? जवाब में छगन भाई ने मेज़ से एक तस्वीर उठाई और मदन को दिखाते हुए बोले, ये रही। मदन ने हैरत से कहा, ये तो मेरा मतलब है मेरी बहन की तस्वीर है। यही सोने की नई कान है। तुम्हारी बहन को मैं अपनी नई पिक्चर में हीरोइन ले रहा हूँ और फिल्म इंडस्ट्री के टॉप हीरो के संग, देवराज के संग, जिसकी कोई भी फिल्म सिल्वर जुबली से इधर उतरती ही नहीं। बोलो, फिर एक पिक्चर के बाद इस हीरोइन की कीमत 2.5 लाख होगी कि नहीं? उसको मैं सोने की कान बोलता हूँ तो क्या गलत बोलता हूँ? जवाब दो। मगर मैं पूछता हूँ कि मेरी सोने की कान आपकी कैसे हो गई? मदन ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मैं इसे हीरोइन ले रहा हूँ, छगन बुलंद आवाज़ में बोला। नहीं तो ये लड़की क्या है? गोरे गांव के एक झोंपड़े में रहने वाली 15 रुपये की छोकरी। फिर मैं इसकी पब्लिसिटी पर 75,000 रुपये खर्च करूँगा कि नहीं? फिर मैं इसको टॉप के हीरो देवराज के संग डाल रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं इस कान में 50% का शेयर मांगता हूँ तो क्या ज़्यादा मांगता हूँ? और सिर्फ 5 साल के लिए। और तुम? मदन ने चमन भाई से पूछा। अगर मैं तुम्हें छगन भाई से ना मिलाता तो तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट आज कहाँ से मिलता? इसलिए हिसाब से 12.5% का कमीशन मेरा है। और तुम? मदन ने इज़्ज़त बेग की तरफ मुड़कर पूछा। अपुन तो डायरेक्टर है, मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग बोला। अपुन चाहे तो इस पिक्चर में नई हीरोइन को फर्स्ट क्लास बना दे, चाहे तो 3rd क्लास बना दे।
इसी लिए अब उनको भी 12.5% चाहिए। मगर ये तो ब्लैक मेलिंग है, यकायक मदन भड़क कर बोला। इज्जत की बात करो, इज्जत की। इज्जत बेग खफा होकर बोला, अपुन अपनी इज्जत हमेशा बैग में रखता है, इसलिए अपुन का नाम इज्जत बेग है। अपुन इज्जत चाहता है और अपना शेयर सिर्फ 12.5%। यकायक मदन को ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रेमलता कोई औरत नहीं है, वो एक कारोबारी तिजारती इदारा है जिसके शेयर बम्बे के स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदो फरोख्त के लिए आ गए हैं, जैसे ग्लोब, कंबाइन, अल्काइन और टाटा डेफर्ड। ऐसे ही प्रेमलता प्राइवेट लिमिटेड। मुझे कहाँ दस्तखत करने हैं? मदन ने तकरीबन रूहान सा होकर पूछा। फाकों के महोसाल माजी का हिस्सा बन चुके थे। जिस दिन मदन ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए, छगन ने उसे 2000 का चेक दिया। मेलबर्न हिल पर उनके रहने के लिए एक उम्दा फ्लैट ठीक कर दिया। एक नई फियाट ग्लोब मोटर्स की दुकान से निकलवा कर दे दी। उसी रात मदन और प्रेमलता अपने नए फ्लैट में चले गए और मदन ने प्रेमलता को गले से लगाकर उसकी कामयाबी के लिए दुआ की और मदन के पैरों को छूकर प्रेमलता ने प्रतिज्ञा की कि वो हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ उसकी बीवी होकर रहेगी। आखिरकार मदन की मेहनत और जिदोजहद रंग लाई। आखिरकार कामयाबी ने मदन के पांव चूमे। आज उसकी बीवी हीरोइन थी, प्रेमलता सरोज बाला थी। आज उसकी शूटिंग का पहला दिन था और अब वो दिन भी ख़त्म हो रहा था। स्टेज नंबरों के बाहर मदन अपनी फियाट में बैठा हुआ बार बार घड़ी देख रहा था। कब 5 बजेंगे, कब पैकअप होगा और कब वो अपनी दिल की रानी को अपनी फियाट में बिठाकर दूर कहीं समंदर के किनारे ड्राइव के लिए ले जाएगा। पैकअप की घंटी बजी और मदन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर के बाद नई हीरोइन बाहर निकली। उसका हाथ देवराज के हाथ में था और वो दोनों बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बातें करते, हंसते बोलते, हाथ झलाते साथ साथ चले आ रहे थे। साथ साथ फियाट के आगे चले आए जहाँ हीरो की शानदार अम्पाला गाड़ी खड़ी थी। मदन ने फियाट का पट खोलकर आवाज़ दी, सरोज। हाँ भैया, हीरोइन पलट कर चिल्लाई और फिर दौड़ती हुई मदन के पास आई और आहिस्ता से बोली, तुम घर जाओ, मैं देवराज की गाड़ी में आती हूँ। मगर तुम मेरी गाड़ी में क्यों नहीं जा सकती? मदन ने गुस्से से पूछा। बावले हुए हो? प्रेमलता ने तैश खाकर जवाब दिया। मैं अब एक हीरोइन हूँ और अब मैं कैसे तुम्हारे साथ इस छोटी सी फियाट में बैठकर स्टूडियो से बाहर निकल सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? सरोज, उधर से हीरो जोर से चिल्लाया। आई। सरोज जोर से चिल्लाई और पलटकर हीरो की गाड़ी की तरफ दौड़ती हुई चली गई। देवराज सामने की सीट पर ड्राइव करने के लिए बैठ गया और सरोज उसके साथ लगकर बैठ गई। फिर अम्पाला के पट बंद हो गए और वो खूबसूरत फिरोजी गाड़ी एक खुश आइंद हॉर्न की मौसीकी पैदा करती हुई गेट से बाहर चली गई और मदन की फियाट का पट खुले का खुला रह गया।